Okay, let's start. Quiz 1. Example number 1. A body of mass 2 kg moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meters per second. Initial speed दिया हुआ है. T equals to 2 seconds पे वो रेस्ट पे आ रहा है. तो फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेंगे. फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. If one wants to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 meters per second, the force required is. अच्छा देखो, इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा ये अपन निकाल सकते हैं. एक्चुअल में रिटार्डेशन होगा. फर्स्ट इक्वेशन यूज करो. 0 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at. तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. मतलब बॉडी अगर राइट में ट्रेवल कर रहा था 4 मीटर्स पर सेकंड से, इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रहा था 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मास है 2 kg. तो इस पे फोर्स कितना लगा होगा एज पर फोर्स इक्वेशन? फोर्स लगा होगा मास 4 न्यूटन. और अगर हम चाहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करें तो इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए. मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए. मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लगाना पड़ेगा काउंटर बैलेंस करने के लिए, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पाएगा. तो फर्स्ट एग्जांपल का आंसर ये होगा. सेकंड एग्जांपल देखो. अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 meters per second. इसको मैं ईस्ट मान रहा हूँ. A force of 2 newtons is applied to it towards north. मास 1 kg दिया हुआ है इसका, और इस पे 2 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ अप्लाई किया जा रहा है. The magnitude of the displacement of the body 2 seconds after the force is applied. अच्छा, इस फोर्स की वजह से बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा नॉर्थ की तरफ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 2 meters per second square. और 2 सेकंड के बाद इसको अगर मैं x मान लूं और इसको y, x में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 2 सेकंड्स, x में तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, तो 2 into 2 4 मीटर्स होगा. और y में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर. ay 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगा और uy 0 था. तो sy कितना हो जाएगा? 4 2/2 into 2 स्क्वायर. तो ये भी 4 मीटर्स हो जाएगा. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4√2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो 4√2 आंसर आ जाएगा इसका. 4√2 मीटर्स. फिर एग्जांपल 3. A solid sphere of mass 2 kg is resting inside a cube as shown in the figure. The cube is moving with a velocity of 5t I cap plus 2t j cap. मतलब x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी 5t होगा और y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी 2t होगा. तो इसको डिफरेंशिएट करने पर मुझे बता सकते हो x और y में एक्सेलरेशन कितना होगा? x में 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड y में 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. और सवाल में बोला है कि द स्फीयर इज एट रेस्ट with respect to the cube, and they are asking us what is the total force exerted by the sphere on the cube. Okay, तो देखो सवाल में इसका मास दिया हुआ है 2 kg और क्यूब का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपन को पता है, राइट? तो मुझे बताओ जो स्फीयर होगा उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग होगा? अगर स्फीयर क्यूब के रेस्ट में है तो स्फीयर का एक्सेलरेशन भी सेम होगा. तो ये अपन स्फीयर का ही एक्सेलरेशन मान सकते हैं. और देखो g की वैल्यू भी दी हुई है, तो g कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? प्लस x माइनस y प्लस y माइनस y में डाउनवर्ड्स, राइट? तो इस स्फीयर का अगर अपन fvd बनाते, मुझे बताओ इस स्फीयर पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे इसका वेट लग रहा होगा mg 20 न्यूटन, और क्यूब का जो फ्लोर है वो उस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा ny. और क्यूब का जो लेफ्ट वाला वॉल है वो क्यूब से इधर कांटेक्ट में और इधर कांटेक्ट में, तो क्यूब का लेफ्ट वाला वॉल, इस पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? राइट. ये सारे फोर्स लग रहे, और इन सारे फोर्सेस के कारण इसका y में एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. और x में एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. तो x और y दोनों डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन अप्लाई कर दो. अगर तुम x में फोर्स इक्वेशन अप्लाई करते हो, इसका मास मुझे पता है 2 kg, तो x में फोर्स इक्वेशन अप्लाई करने पर क्या मिलेगा? nx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नॉर्मल फोर्स इन द x डायरेक्शन विल बी 10 न्यूटन्स. एंड y में इक्वेशन क्या बनेगा? ny माइनस mg. mg मतलब 2 into 10 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन. तो y में नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है? 20 प्लस 4 24 न्यूटन्स. तो नेट फोर्स जो क्यूब ने स्फीयर पे लगाया होगा वो इन दोनों नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट होगा, राइट?
यहाँ पे अपन फ्रिक्शन जीरो मान रहे, स्मूथ सरफेस दिया हुआ, और अगर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होता तो क्यूब ने जो नेट फोर्स लगाया होता स्फीयर पे, उसमें अपन फ्रिक्शन का भी इफेक्ट लेते, राइट? बट यहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है. नेट फोर्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा ये? 100 प्लस 576. तो 676 का अंडर रूट विच इज 26 न्यूटन, राइट? ऑप्शन 3 मैच हो रहा है. सबने सॉल्व किया था इसको खुद से? Yes, sir. ओके. एग्जांपल 4 देखते हैं. Two masses m1 and m2 are connected by a light string passing over a smooth pulley. When set free, m1 moves down by 2 meters in 2 seconds. देखो क्वेश्चन तो काफी आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बस इसको अपन को टाइम का भी फैक्टर लेना पड़ेगा. कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए. दो मासेस m1 m2 दिया हुआ है, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और जब इसको फ्री सेट कर दियो, फ्री सेट क्या मतलब इनिशियल स्पीड 0 होगा दोनों का, राइट? और m1 नीचे मूव कर रहा है, तो m2 ऊपर मूव कर रहा होगा कुछ तो एक्सेलरेशन से, और 2 सेकंड में वो नीचे कितना मूव कर गया? 2 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स हो गया. तो अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. Yes. यूज सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ इनटू a इनटू 2 का स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और अपन को ये भी पता है कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g होता है, इंटू 10. g की वैल्यू 10 ले लो, राइट? तो बेसिकली m1 माइनस m2 माइनस m1, सॉरी यहाँ पे मुझे m1 माइनस m2 लेना चाहिए था ना, क्योंकि m1 नीचे जा रहा है. m1 माइनस m2 लेना चाहिए था, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 10. करेक्ट, कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा, तो इसको उल्टा कर दो पहले, ये 10 के इक्वल होगा, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये अपन को क्या देगा? m1 अपॉन m2, 11 अपॉन 9 आ जाएगा कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड से. Yes. ऑप्शन 2 मैच हो रहा है. ओके, सबको समझ में आया ये? Yes, sir. एग्जांपल 5. सर वो लास्ट तक कैसे किया? अच्छा देख, m1 अपॉन m2 अपॉन m1 माइनस m2, इसको मैं 10 अपॉन 1 लिख सकता हूँ ना? हाँ. तो इसको मैं m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू 10 प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ऐसे लिख सकता. ओके. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर LHS खाली m1 अपॉन m2 बन जाएगा, 2m1 अपॉन 2m2, और RHS 11/9 बन जाएगा, और m1 अपॉन m2 ही पूछा है ना? हाँ. ठीक है. ओके सर. Example 5 देखो, in the figure the blocks A, B, C of mass m each having accelerations a1, a2 and a3 respectively. F1, F2 are external forces of magnitudes 2mg and mg respectively. और अपन को accelerations compare करना 3 केसेस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3. इन तीनों केसेस के लिए accelerations a1, a2 और a3 मान रहे. ओके. अच्छा, अगर मैं केस 1 देखता हूँ, मुझे बताओ केस 1 में ब्लॉक ए के लिए फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? ब्लॉक ए पे ऊपर 2mg लग रहा होगा. अगर मैं फोर्स 2mg लग रहा हूं तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी 2mg होगा ना? Yes, तो sir. फोर्स विल बी 2mg माइनस mg फॉर ब्लॉक ए, राइट? नीचे mg लग रहा होगा, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? g के इक्वल आ रहा है. अच्छा, सेकंड केस में भी नेट फोर्स तो वही लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा होगा, इसका वेट और इसका वेट mg नीचे. तो सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसमें भी LHS तो सेम रहेगा, 2mg माइनस mg. बट अभी टोटल मास कितना मूव कर रहा है? m या 3m? तो इसको मैं 3m a2 लिखूंगा. तो सेकंड केस में a2 की वैल्यू जो है वो g/3 आ जाएगी. वैसे ही थर्ड केस में भी नेट फोर्स सेम लग रहा है. अगर तुम राइट वाले ब्लॉक पे देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है और इसका खुद का वेट mg लग रहा होगा, और लेफ्ट वाले ब्लॉक पे mg नीचे. तो ओवरऑल जो फोर्स है, जो शॉर्टकट तरीके से अपन लिखते थे, वो अभी 2mg माइनस mg लग रहा होगा. बट टोटल मास कितना मूव कर रहा है इस केस में? 2m. तो 2m a3, तो a3 की वैल्यू g/2 आ जाएगी. तो अभी तुम कंपैरिजन कर सकते हो. कंपैरिजन से क्या दिख रहा है अपन को? a1 विल बी मोर देन a3 एंड दैट विल बी मोर देन a2. कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन बी. ऑप्शन. सबको समझ में आया ये मेथड?
सर पर इसमें हमने लाइक दोनों मासेस एक साथ लिए हैं। अपन सीखे थे ना तरीका, पूरा सिस्टम मान लो एक ही स्ट्रिंग है ना। हाँ ओके ओके। मतलब इसको अपन इक्विवेलेंटली ऐसा कर सकते हैं ना, हाँ यहाँ हाँ पे mg और यहाँ पे 2mg और ये मास। सर पर मूव किस तरफ कर रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि राइट में जा रहा है कि लेफ्ट? वो तो जिधर मास। ज्यादा फोर्स होगा मास पे डिपेंड करेगा ना, जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर मूव करेगा। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a uniform chain of mass 2 kg hangs from a light pulley with unequal length of the chain hanging from the two sides of the pulley. ये चेन मान लो, और चेन के अनइक्वल लेंथ दोनों साइड से हैंग कर रहे हैं। तो अगर इसका मास में x मान लो तो इसका मास 2 - x मान सकते हो। टोटल तो 2 रहना चाहिए ना। और हमसे पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग चेन ऑन द पुली इज हाउ मच। अच्छा, अभी यहाँ पे भी अगर मैं शॉर्टकट तरीके से इसका एक्सेलरेशन निकालूं, देखो इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ पुली चेन को। पुली तो ऊपर फिक्स्ड है, राइट? पुली फिक्स्ड है, तो चेन को मैंने येलो पार्ट और ग्रीन पार्ट में ब्रेक कर दी। तो इस चेन का अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं वही शॉर्टकट तरीके से। यहाँ पे इसका मास मैंने x माना है, तो यहाँ पे x इंटू जी फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे 2 - x इंटू जी फोर्स लग रहा होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? कहने से नेट फोर्स विल बी x माइनस ऑफ 2 - x इंटू जी। और इसको किसके इक्वल करूंगा? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन 2a। तो LHS में क्या बच रहा है? 2x - 2 2x - 2 इंटू जी इक्वल्स टू 2a। तो 2 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन तुम देख पा रहे हो यहाँ से x - 1g आ रहा। ये एक्सेलरेशन होगा। ये पार्ट समझ में आया? यस सर। अभी अपन को फाइंड करना है कि पुली ने कितना फोर्स लगाया चेन के ऊपर, या चेन ने पुली के ऊपर कितना फोर्स लगाया, एक ही बात है। तो अगर मैं खाली येलो वाली चेन का एफबीडी बनाऊं, येलो वाली चेन के एफबीडी में यहाँ पे टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा होगा। जितना येलो वाली चेन ने पुली को नीचे खींचा होगा टेंशन T से, टेंशन T1 से, उतना ही पुली ने येलो वाली चेन को ऊपर खींचा होगा टेंशन T1 से, राइट? और इसका मास कितना नीचे? xg। और इसका एक्सेलरेशन कितना नीचे? x - 1g। करेक्ट, x - 1g। इसको a मान लेते, तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? xg - T1 इक्वल्स टू x into x - 1g। x into x - 1g। तो यहां से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? xg minus x square g प्लस xg। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है ये। 2xg minus x square g, ये टेंशन होगा। Yes, sir. 2xg minus x square g। क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? xg कॉमन ले सकता हूं, और अंदर क्या बच जाएगा? 2 - x। 2 - x, ये माइनस T1 हो जाएगा। और वैसे ही अगर T2 चाहिए तो मुझे कौन से पार्ट का एफबीडी बनाना चाहिए? येलो ग्रीन? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन पार्ट का एफबीडी बना दो। ग्रीन पार्ट के एफबीडी में, अच्छा इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा और ये T2 लगा रहा है मान लेते, और नीचे इसका मास कितना? 2 - xg। तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? T2 minus 2 - xg equals to 2 - xa। into 2 और a कितना था? x - 1g। तो T2 की जो वैल्यू है, ये 2 - xg को जब मैं RHS में लेके जाऊंगा कॉमन लेंगे तो अपन 2 - xg तो कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा? x - 1g + 1। करेक्ट। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो T1 T2 सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? सेम। T1 T2 सेम आ रहा है, करेक्ट। एक्चुअली ये सेम आना भी चाहिए था क्योंकि पुली के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, तो T1 T2 सेम आ जाएगा। तो पुली पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? कहने से पुली पे नेट फोर्स 2 times T1 + T2 लग रहा होगा, which is same as 2 times T।
नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट T1 plus T2, so that will be 2xg into 2 minus x. तो अगर मान लो वो लोग ने ऐसा दे दिया होता कि कितना पार्ट हैंग कर रहा है, x की वैल्यू अगर दे दी होती तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेते, राइट इसकी। और अभी ये चेक करते हैं कि ये 20 से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पे अगर मैं g की वैल्यू डाल दूं, g किसके इक्वल होगा? 10 20 into x into 2 minus x। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन गवर्न करेगा ना कि कितना बड़ा हो सकता है। यस सर। और ये जो एक्सप्रेशन है 2x minus x square, इसको f of x मान लेते हो, ओके। और चेक करते हैं कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो उसके लिए f dash x कर देंगे। f dash x कितना होगा? 2 minus 2x। और ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? 1। जीरो करने के लिए x equals to 1 होगा, और x equals to 1 is a point of maximum और minimum। f double dash x देखो, f double dash x कितना आ रहा है? -2, तो it will be a point of maxima, right? x equals to 1 will be a point of maximum। तो f net की जो maximum value होगी वो कब होगी? जब x की वैल्यू 1 हो, और जब x 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 into 1 into 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 20 होगी, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो 20 से बड़ी होगी या छोटी होगी? छोटी। एक्चुअल वैल्यू 20 से छोटी होगी। ये प्रॉपर तरीका होगा, समझ में आया सबको? एग्जांपल 7 देखो, ये तो आसान सवाल है। ब्लॉक रेस्ट पे होगा, नीचे mg लग रहा है और ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, एंड T विल बी इक्वल्स टू mg। तो इस पुली का अगर तुम FVD बनाते हो, इस पुली पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? पुली का मास कितना है? स्मॉल mg, तो इस पे इसका वेट लग रहा होगा। स्ट्रिंग इस पे टेंशन कहाँ पे लगा रहा होगा? एक लेफ्ट की तरफ और एक ऊपर नीचे की तरफ। तो और ये पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? क्या पुली मूव कर रहा है कि रेस्ट पे? पुली तो रेस्ट पे है ना, फिक्स्ड होगा वो। पुली क्लैंप से फिक्स्ड है, और अपन को पता लगाना है कि क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो क्लैंप को छोड़ के बाकी सबने पुली पे जो भी नेट फोर्स लगाया होगा, कहना है से क्लैंप ने भी एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट उस फोर्स को बैलेंस किया होगा। तो इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन सब का रिजल्टेंट नीचे की तरफ T plus mg और लेफ्ट की तरफ T। तो नेट फोर्स जो होगा स्क्वायर, T मतलब कैपिटल mg, तो कैपिटल mg का स्क्वायर प्लस T प्लस स्मॉल mg मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये F नेट होगा। तो यहाँ से तुम G कॉमन ले लो और देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन 4 करेक्ट, 4th ऑप्शन। फिर एग्जांपल 8 देखो, a block of mass 10 kg is pushed up a smooth incline of inclination 30 degrees, mass 10 kg and its acceleration is 2 meters per second square। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो कितना फोर्स लगाया होगा? तो इसका along the incline weight का कंपोनेंट कितना होगा? 100 sin 30 50 which is 50 newtons। तो F minus 50 equals to mass into acceleration। तो F की वैल्यू 70 न्यूटन। 20 न्यूटन। एग्जांपल 9, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। दो ब्लॉक्स है जिनके मासेस 2 kg और 2 kg। तो शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर दो। यहाँ पे along the incline 20 sin 53 लग रहा होगा, और यहाँ पे along the incline 20 sin 37। राइट ब्लॉक नीचे जाएगा कि लेफ्ट ब्लॉक? राइट ब्लॉक नीचे जाएगा और लेफ्ट ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो नेट फोर्स विल बी 20 sin 53 4/5 minus sin 37 3/5 equals to total mass 4 into acceleration। तो LHS क्या बन रहा है? 1/5 into 20, ये 4 हो जाएगा। और acceleration देख लो 1 meters per second square आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन A मैच हो रहा है, राइट? यस सर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज 1, आई होप ये भी सबने सॉल्व कर लिया होगा। ब्लॉक का मास कैपिटल M दिया हुआ है और रोप का मास स्मॉल m। द फोर्स विच द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे रोप कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो ये पॉइंट पे अपन को फोर्स चाहिए। तो ऐसे सवालों को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं? पहले पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। तो अगर मैं ब्लॉक और रोप दोनों को सिस्टम मान लूं, दोनों सिस्टम पे नेट फोर्स P लग रहा होगा। नेट फोर्स इक्वल टू इनटू एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ गया। और अभी अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए
फोर्स चाहिए तो मैं इसको कट कर दूंगा और खाली एक पार्ट का एफडी बना दूंगा। तुम किसी भी पार्ट का बना सकते हो, मैं यहाँ पे ब्लॉक का बना रहा हूँ। तो ब्लॉक पे खाली टेंशन फोर्स लग रहा होगा जो रोप ब्लॉक पे लगा रहा होगा एंड ब्लॉक का आइसोलेशन भी ए होगा। तो टेंशन फोर्स, इसका फोर्स इक्वेशन क्या होगा? टेंशन फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू आइसोलेशन व्हिच इज P अपॉन M प्लस M। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन 4। ऑप्शन ओके।